Definition: let G be a group under multiplication, then G is called cyclic group if each element of G can be written as a power of an element A belonging to G। ये cyclic group की definition है। इसके अंदर ये बताया गया है कि अगर G एक ग्रुप है और उसके तमाम एलिमेंट्स उसके एक सिंगल एलिमेंट्स की पावर की सूरत में लिखा जा सके तो हम उसे साइक्लिक ग्रुप कहते हैं। हम यहाँ सपोज करते हैं कि हमारे पास G का एक एलिमेंट है, G ग्रुप का एक एलिमेंट A है। इस तरह के फॉर ऑल एलिमेंट X of G, X can be written as in some power of element A for n belonging to set of natural number। G के हर एलिमेंट को हम A की सम पावर के सूरत में लिख सकें तो हम कहेंगे कि G जो है वो साइक्लिक ग्रुप है और ये जनरेट हो रहा है एक एलिमेंट A से और A is called the generator of the group G। और उस सूरत में हम G को यूं भी लिख सकते हैं इस फॉर्म में कि G group is generated by A where A raised to power n is equal to identity। आइए इस चीज को एक मिसाल से समझते हैं। सपोज आपके पास एक ग्रुप है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 -1 और ये ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसके अंदर आइडेंटिटी 1 है। अब आप देखें कि इसके अंदर सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं, एक 1 है और एक -1। अगर हम -1 की पावर 1 ले लें तो ये -1 के इक्वल आ गया। अब आप -1 की पावर 2 ले लें तो ये 1 के इक्वल आ जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि -1 की कोई पावर लेते रहें और आपके पास ग्रुप के एलिमेंट्स आते चले जाएंगे। तो हम कहेंगे कि -1 जो है वो जनरेट कर रहा है ग्रुप G को और G जो है वो साइक्लिक ग्रुप है। सो G is a cyclic group generated by -1। Example: let G be a group with its elements 1 -1 iota minus iota। Show that the group G is a cyclic group। इस एग्जाम्पल में हमने ये शो करना है कि G जो है वो साइक्लिक ग्रुप है। इसके लिए हम ये शो करेंगे कि ग्रुप G के तमाम एलिमेंट्स एक सिंगल एलिमेंट्स की कुछ पावर की सूरत में लिखा जा सकता है। तो इसके सोल्यूशन में देखते हैं। देखें आपके पास जो गिवन ग्रुप है वो है 1 -1 iota माइनस आयोटा। आइए देखें कि हम पहले 1 को लिखते हैं। 1 की पावर 1 लें तो वो 1 आ जाता है। 1 की पावर 2 लें तब भी वो 1 आएगा। 3 लें तब भी 1 आएगा। इसका मतलब ये जनरेट नहीं कर सकता। अब आप -1 को लें, 1 पावर लें, -1 आ गया। -1 की 2 पावर लें, ये पॉजिटिव 1 आ गया। फिर आप इसकी 3 पावर लें तो -1 आ जाएगा। फिर आप इसकी पॉजिटिव 4 पावर लें तो 1 आ जाता है। तो इसकी जो पावर्स लेते जाएंगे तो आपके पास -1 1 -1 1 इस तरह आता चला जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरे ग्रुप को जनरेट नहीं कर रहा। आइए अयोटा को लेते हैं। आपको पता है कि जो अयोटा है वो स्क्वायर रूट ऑफ -1 होता है। अगर आप अयोटा का स्क्वायर लें तो आप देखें कि यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ -1 का होल स्क्वायर आएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल, -1 आ जाता है। तो अयोटा स्क्वायर जो है वो -1 आता है। तो यहाँ पर अयोटा की पावर अगर हम 1 लें तो आपके पास अयोटा आ जाता है। अब आप अयोटा का स्क्वायर लें तो ये अयोटा का स्क्वायर -1 आता है। अब आप अयोटा की पावर 3 लें तो अयोटा की पावर 3 को अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा लिख सकते। अयोटा स्क्वायर -1 होता है और ये आ जाएगा अयोटा, माइनस अयोटा आ गया। अब आप अयोटा की पावर 4 लें तो आप देखिए अयोटा की पावर 4, इसको हम लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर -1 होता है, अयोटा स्क्वायर -1 तो ये आ गया पॉजिटिव 1। आप देखें पहला एलिमेंट अयोटा ये रहा, -1 अगर सेकंड पावर लें -1 ये आ जाता है और 3 पावर लें तो माइनस अयोटा आ जाता है और अयोटा की पावर 4 लें तो 1 आ जाता है, जो कि ये इसका मतलब है कि ये 4 एलिमेंट्स आ गए। तो अयोटा जो है वो ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को लिख सकता है, जनरेट कर सकता है। तो इससे ये साबित हुआ कि ग्रुप G जो है वो साइक्लिक ग्रुप है। तो ग्रुप जो है वो जनरेट हो रहा है अयोटा से और अयोटा की पावर 4 जो है वो आइडेंटिटी 1 के इक्वल है। यहाँ देखिएगा कि हमने 1 को भी चेक, -1 को भी चेक किया, अयोटा को भी चेक किया, तो अयोटा सबको जनरेट कर रहा था। अभी हमने माइनस अयोटा को चेक नहीं किया, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। हो सकता है ये भी ग्रुप के तमाम एलिमेंट्स को जनरेट कर रहा हो। माइनस अयोटा की पावर 1 लें तो आपके पास
माइनस आयोटा आ जाता है। अब माइनस आयोटा का स्क्वायर लें तो अब आप देखें कि स्क्वायर इवन है तो माइनस खत्म हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, आपके पास आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर आपको पता है -1 होता है। माइनस आयोटा की पावर 3 लें तो अब देखें ये चूंकि ऑड पावर है माइनस बाहर आ जाएगा, आपके पास ये आयोटा क्यूब हो गया। आयोटा क्यूब जो है उसको आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं और देखें आप आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 होता है तो आपके पास यहाँ से माइनस इंटू माइनस +1 हो गया और +1 आयोटा से मल्टीप्लाई होकर आयोटा आ जाता है। तो माइनस आयोटा क्यूब जो है आयोटा के इक्वल आ गया। अब माइनस आयोटा की पावर 4 लें तो इवन पावर है, माइनस खत्म हो जाएगा, ये आ गया आपके पास आयोटा रेज़ टू पावर 4। आयोटा रेज़ टू पावर 4 को आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं। आयोटा स्क्वायर -1 है, -1 तो ये +1 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं कि आपके पास ये पहला एलिमेंट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। तो ग्रुप के जो 4 एलिमेंट्स हैं वो माइनस आयोटा से भी जनरेट हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्रुप जी जो है इट कैन बी जनरेटेड बाय माइनस आयोटा वेयर माइनस आयोटा रेज़ टू पावर n जो है 4 है इज इक्वल टू आइडेंटिटी जो कि 1 है। तो यहाँ पे देखें कि ग्रुप के 2 जनरेटर हुए, एक आयोटा और एक माइनस आयोटा। क्योंकि इसके जनरेटर हैं, इसके तमाम एलिमेंट्स जनरेट हो सकते हैं सिंगल एलिमेंट्स के जरिए, चाहे वो आयोटा ले लें चाहे वो माइनस आयोटा। तो लिहाजा ग्रुप जी जो है वो एक साइक्लिक ग्रुप है। थ्योरम एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एन अबिलियन ग्रुप। इस थ्योरम में ये बात कही गई है कि जो साइक्लिक ग्रुप है वो अबिलियन ग्रुप होता है। आइए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट जी बी अ साइक्लिक ग्रुप। क्योंकि ये एक साइक्लिक ग्रुप है तो इसका एक जनरेटर भी होगा विद द जनरेटर ए। एक्स का हर एलिमेंट ए की सम पावर की सूरत में लिखा जा सकता होगा, इसलिए इसको जनरेटर कहते हैं। ग्रुप का हर एलिमेंट जनरेटर ए की कुछ पावर की सूरत में लिखा जा सकता है। अब हम अज्यूम करते हैं कि लेट एक्स एंड वाई बिलोंग टू ग्रुप जी सच दैट x is equal to a raised to power m and y is equal to a raised to power n for some m and n belongs to set of integers. Now consider x into y is equal to, अब देखें x की जगह हम a raised to power m लिख देते हैं और y की जगह a raised to power n। अब चूंकि बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और चूंकि सेट ऑफ इंटीजर्स एक अबिलियन ग्रुप है लिहाजा हम इस पे कम्यूटेटिव लॉ लगा सकते हैं। तो m प्लस n इज इक्वल टू हो जाएगा n प्लस m। अब आप इनको अलग करके लिख लें a रेज़्ड टू पावर n इंटू a रेज़्ड टू पावर m। अब देखें a रेज़्ड टू पावर n जो है वो है y के बराबर और जो a रेज़्ड टू पावर m जो है वो है x के बराबर। तो हेंस x y इज इक्वल टू yx फॉर ऑल x y बिलोंगिंग टू ग्रुप G। हेंस G इज एन अबिलियन ग्रुप। Remark 1. A cyclic group may have 2 generators. हमने पिछली एग्जांपल में देखा था कि हमारे पास जो ग्रुप G है जिसके एलिमेंट हैं 1, -1, आयोटा और माइनस आयोटा, इसके 2 जनरेटर हैं। एक तो ये आयोटा से जनरेट होता है और दूसरा ये माइनस आयोटा से जनरेट होता है। तो अगर आप आयोटा की पावर 1 लेंगे तो आयोटा आ जाता है, आयोटा स्क्वायर लेंगे तो -1 आ जाता है, आयोटा क्यूब लेंगे तो वो आपके पास माइनस आयोटा आ जाता है और आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 लेंगे तो वो 1 आ जाता है। इसी तरह अगर आप माइनस आयोटा की पावर 1 लें तो वो माइनस आयोटा आ जाता है, माइनस आयोटा का स्क्वायर लें तो वो आपके पास -1 आ जाता है और आयोटा क्यूब लें तो वो आपके पास आयोटा आ जाएगा और अगर आप माइनस आयोटा रेज़्ड टू पावर 4 लें तो वो आपके पास 1 आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रुप है इज जनरेटेड बाय आयोटा और इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि ग्रुप इज जनरेटेड बाय माइनस आयोटा। थ्योरम एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। इस थ्योरम में ये बात बयान की गई है कि साइक्लिक ग्रुप का जो हर सब ग्रुप है वो भी एक साइक्लिक ग्रुप होता है। आइए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। लेट G बी अ cyclic group which is generated by an element A. Let H be a subgroup
ऑफ G। तो यहाँ हमने शो करना है कि जो H है जो कि सब ग्रुप है G का वो भी एक साइक्लिक ग्रुप है। तो इसके लिए हम ये शो करेंगे कि H के तमाम एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर एलिमेंट से जनरेट हो सकते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि एक एलिमेंट है चूंकि A जो है वो G का एलिमेंट है और A जो है वो जनरेट कर रहा है तमाम एलिमेंट्स को ग्रुप G के, और H जो है वो सब ग्रुप है G का। इसका मतलब है कि A जो है वो H के एलिमेंट्स को भी जनरेट कर रहा है। तो हम यहाँ पर एक एलिमेंट लेते हैं A रेज़्ड पावर K जो कि सब ग्रुप H में मौजूद है, और जो K है इज लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। अच्छा, अब आप यहाँ देखें कि हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट B लेते हैं जो कि A में है। लेट B in H be an arbitrary element of H। अब चूंकि A जो है वो जनरेट कर रहा है G के तमाम एलिमेंट्स को और H जो है वो सबसेट है या सब ग्रुप है G का, तो A जो है H के एलिमेंट्स को भी मतलब H के भी एलिमेंट एक ही फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि जो हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट B लिया है जो कि H में है, तो वो भी एक ही सम पावर की सूरत में हम लिख सकते हैं। सो B कैन बी रिटन एज A रेज़्ड पावर M फॉर सम M एज एन इंटीजर। अब देखिए हमने एक बात कही है कि जो K है A रेज़्ड पावर K वो H में मौजूद है और K जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। B हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया H के अंदर और उसको हम एक ही सम पावर M की सूरत में हम लिख सकते हैं। तो अब आप देखें कि M और K के अंदर कोई रिलेशन होगा। अब चूंकि हमने कहा कि K जो है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो K है वो छोटा है और M जो है बड़ा है। तो यहाँ पर जो हमने सपोजिशन ली हुई है उसमें K जो है इज लेस देन M है, ये लीस्ट एलिमेंट है। तो बाय डिवीजन एल्गोरिथम देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स Q and R such that, क्योंकि M बड़ा है K से तो M और K के दरमियान कुछ रिलेशन इस तरह होगा कि M को आप लिख सकते हैं Q टाइम्स K प्लस R। एक्चुअली ये डिवीजन एल्गोरिदम है। अब इसके अंदर चूंकि M छोटा है K बड़ा है तो M को आप अंदर रखें और ये जो K है इस पे डिवाइड करें तो यहाँ कुछ नंबर आएगा जो कि कोशेंट होगा और यहाँ अल्टीमेटली एंड में R आएगा जो कि रिमाइंडर है। ये रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, मतलब जो रिमाइंडर है ये ग्रेटर इक्वल टू 0 हो सकता है। ये अगर 0 होगा तो इसका मतलब है कि ये कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, और अगर ये 0 से बड़ा है इसका मतलब है कि नॉन जीरो रिमाइंडर आ रहा है और K जो है वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं कर रहा इसको। तो आगे हम केसेस देखते हैं, उसमें हमें पता चलेगा कि क्या ये रिमाइंडर 0 है कि नहीं। तो यहाँ हम कंसीडर करते हैं कि ये जो B आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जिसको हम A रेज़्ड पावर M की सूरत में लिख सके हैं, और चूंकि B H में है तो A रेज़्ड पावर M ये भी H के अंदर ही होगा। तो A वैसे ही आ गया और M जो है इसकी जगह आप M की वैल्यू पुट कर दें जो कि Q K प्लस R है। अब आप यहाँ देखें कि चूंकि ये पावर ऐड कर रहे हैं तो आप इनको स्प्लिट करके लिख सकते हैं, मतलब बेसिस यहाँ पे आप सेम रखेंगे तो पावर्स को आप अलग कर सकते हैं। अगर बैकवर्ड जाए तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, Q K प्लस R आ जाएगा। अगर आप दोनों साइड्स पर Q K माइनस Q K से आप मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे, वो ये आपके पास आ जाता है। ये चूंकि ग्रुप के एलिमेंट्स हैं एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है, इसको आप इसके यहाँ लिख सकते हैं, इनको साथ लिख सकते हैं, बेसिस सेम है तो ये पावर्स ऐड हो जाएंगी, और इसको अलग लिख लें एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है इसलिए। तो ये आपके पास A रेज़्ड पावर 0 जो कि आइडेंटिटी आ जाएगा। आइडेंटिटी से जब A रेज़्ड पावर R को मल्टीप्लाई करें तो वही आ जाएगा। अब आपके पास क्या आ गया, A रेज़्ड पावर M इंटू A रेज़्ड, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं Q के ब्रैकेट के ऊपर माइनस Q जो है वो ब्रैकेट के ऊपर है और K जो है वो इधर। तो यहाँ जो रिमाइंडर है R वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 है और लेस देन K है। क्योंकि A रेज़्ड पावर K हमने कहा था कि ये H में मौजूद है, तो इसका मतलब ये हुआ कि A रेज़्ड पावर K होल रेज़्ड पावर माइनस Q ये भी H के अंदर ही होगा।
क्योंकि सिंस h इज सब ग्रुप। और आप ये भी जानते हैं कि a रेज़्ड पावर m हमने कहा h में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a रेज़्ड पावर m इंटू a रेज़्ड पावर k होल रेज़्ड पावर माइनस q, ये भी h में होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है क्योंकि h सब ग्रुप है, तो लिहाजा इसके दो एलिमेंट्स अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर h में ही आएगा। इसको क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अब ये जो a रेज़्ड पावर m इंटू a रेज़्ड पावर k होल रेज़्ड पावर माइनस q, ये जो है ये तो a रेज़्ड पावर r के बराबर है। इसका मतलब है इसकी जगह हम a रेज़्ड पावर r लिख सकते हैं, तो ये h में आ गया। लेकिन हमने कहा था कि जो r है, जो k है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, जबकि यहाँ देखें कि r जो है वो k से छोटा है और a रेज़्ड पावर r ये भी h में आ रहा है, तो ये थोड़ी सी कंट्राडिक्शन आ रही है। देखते हैं कि अगर ये दोनों ही वैलिड रूल हैं तो इसका मतलब है तो क्या सिचुएशन बनेगी कि जिसके अंदर ये वैलिड हो जाए। तो यही सिचुएशन है कि अगर r को आप 0 ले लें, अगर r को आप 0 ले लें तो फिर ये a रेज़्ड पावर r h में भी रहेगा और a रेज़्ड पावर k भी h में होगा, जबकि k लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है। तो इट इज पॉसिबल when r is equal to 0। तो अब हम यहाँ हम r को 0 पुट कर लेते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या आता है। ये जो आपके पास इक्वेशन 2 है इसके अंदर हम r को 0 पुट कर लेते हैं। सो a रेज़्ड पावर m इज इक्वल टू a रेज़्ड पावर q k प्लस r जो है वो 0 हो गया, तो a रेज़्ड पावर k इंटू q, a रेज़्ड पावर m। लेकिन a रेज़्ड पावर m जो था वो b के इक्वल था, जो कि एक आर्बिट्रेरी नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि b जो कि आर्बिट्रेरी एलिमेंट था h का, उसको आप a रेज़्ड पावर k की किसी पावर में लिख सकते हैं। तो हेंस a रेज़्ड पावर k इज द जनरेटर ऑफ सब ग्रुप h। b हमने कोई रैंडमली सिलेक्टेड यानी एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया h के अंदर, और हमने देखा कि वो a रेज़्ड पावर k की कुछ पावर जो कि q है उसकी सूरत में हम लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि h के तमाम एलिमेंट्स जो हैं a रेज़्ड पावर k की कुछ पावर की सूरत में लिखे जा सकते हैं। तो a रेज़्ड पावर k जो है वो जनरेटर हो गया h का, तो लिहाजा h जो है वो एक एलिमेंट a रेज़्ड पावर k से जनरेट हो सकता है। तो हम कहेंगे कि h इज ए साइक्लिक ग्रुप, h इज अ साइक्लिक ग्रुप, हेंस द प्रूफ। Theorem: The order of a cyclic group is equal to the order of its generator। इस थ्योरम में ये कहा गया है कि साइक्लिक ग्रुप का जो ऑर्डर है वो बराबर होता है इसके जनरेटर के ऑर्डर के। आइए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। Let G be a cyclic group generated by an element A। तो साइक्लिक ग्रुप G जो है वो जनरेट हो रहा है एलिमेंट A से, और इसका जो ऑर्डर है and the order of the group is n। ऑर्डर से मुराद ये है कि ग्रुप के अंदर कितने एलिमेंट हैं। तो इसका ऑर्डर n है, इसका मतलब है कि ग्रुप में n एलिमेंट्स हैं और n एलिमेंट्स जो जनरेट हो रहे हैं जनरेटर A से हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो A की कुछ पावर की सूरत में होंगे। सो इट्स एलिमेंट्स, द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप G आर a स्क्वायर a क्यूब एंड सो ऑन अप टू an। हमने ये शो करना है कि जो A का ऑर्डर है n है, यानी वी हैव टू शो दैट जो ग्रुप का ऑर्डर है वही जनरेटर का ऑर्डर है, यानी ऑर्डर ऑफ द जनरेटर A इज इक्वल टू n। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने शो करना है कि A की पावर n जो है वो आइडेंटिटी E है। हम अज्यूम करते हैं कि जो A का जो ऑर्डर है वो m है, जो कि से छोटा है। सपोज दैट हम कंट्रेरीली सपोज कर लेते हैं कि जो ऑर्डर है दैट द ऑर्डर ऑफ द जनरेटर A इज m है n नहीं है, और वेयर m जो है लेस देन n और m जो है n से छोटा है। मतलब हमारे पास आ जाएगा कि a रेज़्ड पावर m जो है वो इज इक्वल टू आइडेंटिटी हो गया। ठीक है, अच्छा दोनों तरफ से अगर आप a को मल्टीप्लाई कर दें, यानी a रेज़्ड पावर m है इसको भी a से मल्टीप्लाई कर दें, e को भी a से, तो आपके पास a रेज़्ड पावर m प्लस 1 जो है वो आ जाएगा a।
और इसी तरह अगर आप एक और मरतबा इसको मल्टीप्लाई करें a से ऑन द बोथ साइड्स, यानी a रेज़्ड पावर m प्लस 1 है, इसको अगेन मल्टीप्लाई कर दें a से, तो ये आपके पास आ जाएगा a रेज़्ड पावर m प्लस 2 और ये आ जाएगा a स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ देखें कि जो आपके पास एलिमेंट्स थे a के, वो क्या थे, a था, a स्क्वायर था, a क्यूब था एंड सो ऑन। a m हो जाएगा, उसके बाद a रेज़्ड पावर m प्लस 1 हो जाएगा, a रेज़्ड पावर m प्लस 2 हो जाएगा एंड सो ऑन। आगे जाके जो सबसे बड़ा एलिमेंट है वो a रेज़्ड पावर n है। अब आप देखें कि यहाँ पर जो a स्क्वायर a क्यूब है, आप देखें कि यहाँ जो a रेज़्ड पावर m जो है वो तो आ गया आइडेंटिटी एलिमेंट, और इधर जो a रेज़्ड पावर m प्लस 1 वो a आ गया, उसके बाद a रेज़्ड पावर m प्लस 2 ये a स्क्वायर आ गया एंड सो ऑन। तो ये एलिमेंट आप देखें ये रिपीट हो रहे हैं, यानी ये a स्क्वायर है तो ये a स्क्वायर, ये a है तो ये a। ये अज्यूम कर लें कि a रेज़्ड पावर m जो है वो आइडेंटिटी है, तो आगे काफ़ी एलिमेंट्स रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो जब डिस्टिंक्ट एलिमेंट निकालेंगे ग्रुप के तो वो n नहीं रहेंगे, वो कम हो जाएंगे, हाफ हो सकते हैं। तो वो एलिमेंट रिपीट होंगे और कम हो जाएंगे। जो हमें गिवन है वो ये है कि G का ऑर्डर n है, n, तो इसका मतलब है n एलिमेंट्स होने चाहिए और m जो है वो n से छोटा है। तो अगर हमने ये m को n से छोटा लिया है तो वहां से आगे एलिमेंट्स सारे रिपीट होना शुरू हो गए हैं। तो वो जो रिपीट हो रहे हैं तो उनको हम निगलेक्ट कर देंगे, तो बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो तो टोटल n रह गए। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो ग्रुप का ऑर्डर है वो m हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर m एलिमेंट्स आ जाएंगे, बाकी जो m से ऊपर m प्लस 1 से लेके n तक है वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो कंट्राडिक्शन आ जाती है। कि ग्रुप का ऑर्डर n है तो उसमें n डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने चाहिए, जबकि यहाँ पर m की वजह से वो जो एलिमेंट्स m एलिमेंट्स आ रहे हैं और उसके बाद जो है वो सारे रिपीट हो रहे हैं, तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट एलिमेंट होने की वजह से हम रिपीटेड एलिमेंट्स को काउंट नहीं करते। तो अगर इस केस को हम ले रहे हो तो ग्रुप का जो ऑर्डर है वो m हो जाएगा, ना कि n, जो कि कंट्राडिक्शन है, क्योंकि हमें गिवन है कि हमने सपोज किया था कि ग्रुप का जो ऑर्डर है वो n है। तो इसका मतलब ये कंट्राडिक्शन आ गई, विच इज अ कंट्राडिक्शन दैट ग्रुप का ऑर्डर n है और देयर आर n एलिमेंट्स इन G। तो जो हमारी एजम्पशन थी कि a रेज़्ड पावर m इज इक्वल टू e जो है फॉर m इज लेस देन n इज रॉन्ग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हाईएस्ट पावर है a रेज़्ड पावर n, इसका ऑर्डर बनेगा, और इसके बाद जो एलिमेंट्स आप n प्लस 1 लेंगे तो n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3 वो दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। तो यही ऑर्डर बनता है a रेज़्ड पावर n का। दूसरा हम ये भी चेक कर लेते हैं कि क्या ये जो a की जो पावर हम ले रहे हैं n से छोटी, तो क्या वो डिस्टिंक्ट है, क्या वो यूनिक है कि नहीं। ये शो करने के लिए कि ये डिस्टिंक्ट है हम कंट्रेरीली सपोज करते हैं कि ये डिस्टिंक्ट नहीं है। तो इसके कोई से दो एलिमेंट्स जो कि a की पावर में लिखे जा सकते हैं, जैसे r और a रेज़्ड पावर s, ये दोनों सेम है, जबकि r जो है वो बड़ा है s से और s बड़ा है 0 से, और ये दोनों छोटे हैं n से, तो ये डिस्टिंक्ट है। अब आप दोनों साइड्स पर a रेज़्ड पावर माइनस s से मल्टीप्लाई कर दें तो बेसिस सेम है, पावर्स ऐड होंगी, ये आ जाएगा s माइनस s और a रेज़्ड पावर 0 जो कि आइडेंटिटी है, तो आपके पास a रेज़्ड पावर r माइनस s इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो लेकिन आप देखें कि चूंकि s और r दोनों n से छोटे हैं तो इनका जो डिफरेंस है वो भी n से छोटा होगा, लेकिन ये तो r माइनस s e की पावर r माइनस s लें और वो आइडेंटिटी आ जाए, तो इसका मतलब है a का ऑर्डर जो है वो तो r माइनस s हो गया, जो कि कंट्राडिक्शन है इस चीज के कि a का तो ऑर्डर तो n है, विच इज कंट्राडिक्शन ये है कि जो ऑर्डर a का ऑर्डर जो n है वो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, तो r माइनस s यहाँ पे लीस्ट इंटीजर बन रहा है, जो a की पावर लें तो आइडेंटिटी आ जाता है। तो फिर इसका मतलब अगर इस केस को मान लें तो फिर ये केस गलत हो जाता है, क्योंकि ये n जो है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, इससे छोटा कोई इंटीजर नहीं होगा जिस पर आप a की पावर लें और वो आइडेंटिटी आ जाए। जो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है वो ऑर्डर होता है। अब n चूंकि ऑर्डर है तो इससे छोटा कोई इंटीजर नहीं होगा,
जिस पर ये आइडेंटिटी आ जाए। तो r माइनस एस चूंकि ऐसा इंटीजर बन रहा है तो इसका मतलब है ये हमारी सपोजिशन गलत है, लिहाजा ये इससे ये पता चला कि a रेस्ट पावर r इज इक्वल टू a रेस्ट पावर s ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इससे आगे जाके कंट्राडिक्शन आ रही है। तो यहाँ से साबित हुआ कि जो एलिमेंट्स हैं ये सारे यूनिक हैं। एक तो ये चीज़ हो गई कि जो n एलिमेंट्स हैं हमारे पास a स्क्वायर a क्यूब एंड सो ऑन अप टू an, तो ये डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं। और दूसरा ये कि जो ऑर्डर है a का वो n होगा, क्योंकि इसके बाद जो a रेस्ट पावर n प्लस 1 वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि हमने m के केस में देखा था यहाँ पर कि a रेस्ट पावर m लिया e, तो उसके बाद जब हम नेक्स्ट एलिमेंट लेंगे तो वो रिपीट होगा, जैसे कि यहाँ पर हो रहा है a रेस्ट पावर m प्लस 1 a, वो रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए जो हाईएस्ट पावर जो जनरेटर की हो सकती है वो a रेस्ट पावर n ही होगी इज इक्वल टू e। इसके बाद एलिमेंट्स रिपीट होंगे तो वो डिस्टिंक्ट नहीं रहेंगे। तो हेंस द ऑर्डर ऑफ द जनरेटर a इज इक्वल टू n, और हमने पहले एज्यूम किया था कि जो ग्रुप का ऑर्डर है वो भी n है। सो ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द जनरेटर विच इज n, hence proved. Theorem: show that the group of rational numbers q under addition is abelian but not cyclic. इस थ्योरम में ये कहा गया है कि हमें ये शो करना है कि जो ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स q है अंडर द बाइनरी ऑपरेशन ऑफ एडिशन ये अबेलियन तो है लेकिन साइक्लिक नहीं है। आइए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। देखें जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है इसके जो नंबर हैं वो रेशो की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इंटीजर्स नंबर के रेशो की फॉर्म में। p और q जो है वो इंटीजर है, जबकि जो q है वो नॉन जीरो है। रैशनल नंबर जो हैं वो दो इंटीजर्स के रेशो की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, इसलिए उनको रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल जो है वो रेशो से है यहाँ पर, यानी रैशनल क्योंकि हम दो इंटीजर्स की रेशो की फॉर्म में यानी बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए इसको रैशनल नंबर कहते हैं। अच्छा, अब आप ये जानते हैं कि जो रैशनल नंबर्स हैं इसमें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है अंडर एडिशन। सिंस कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अगर आप कोई से दो रैशनल नंबर लें, a ले लें और b ले लें, तो b प्लस a ये इक्वल होंगे फॉर ऑल रैशनल नंबर्स a b बिलोंगिंग टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है। सो ये जो ग्रुप है q सेट ऑफ रैशनल नंबर अंडर एडिशन इज एन अबेलियन ग्रुप। अब हमने ये शो करना है कि ये जो ग्रुप है Q ये साइक्लिक नहीं है। ये शो करने के लिए कि ये साइक्लिक नहीं है हमने ये शो करना है कि इसका कोई जनरेटर एग्जिस्ट नहीं करता। हम कंट्रेरियली सपोज करते हैं कि जो ग्रुप है रैशनल नंबर्स का ये जो है साइक्लिक है, तो इसका एक जनरेटर भी होगा। सपोज कंट्रेरियली हम उलट सपोज करते हैं कि ये साइक्लिक है और इसका एक जनरेटर भी है। तो आगे चल के देखेंगे अगर तो ये हमारी सपोजिशन सही हुई तो कंट्राडिक्शन नहीं आएगी, और अगर कंट्राडिक्शन आ गई तो इसका मतलब है कि हमने गलत सपोज किया था कि ये साइक्लिक है और इसको एक जनरेटर से या एक एलिमेंट से जनरेट किया जा सकता है। तो सपोज कंट्रेरियली दैट ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर इज साइक्लिक एंड इट कैन बी जनरेटेड बाय एन एलिमेंट a। अब चूंकि a जो है वो सेट ऑफ रैशनल नंबर से ताल्लुक रखता है तो इसको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जो p और q है ये सेट ऑफ इंटीजर से ताल्लुक रखता है। चूंकि हमने अज्यूम किया है कि a जो है जनरेटर है ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स का, तो इसका मतलब है कोई भी रैशनल नंबर लेंगे वो हम इसके जनरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। और आपको ये पता है कि अंडर एडिशन जो है हम जब किसी नंबर को लिखते हैं तो वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ जनरेटर होता है। फॉर एनी नंबर रैशनल नंबर x कैन बी रिटन एज इंटीजर मल्टीपल ऑफ द जनरेटर, और अगर अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होता तो फिर a रेज़्ड पावर n हो जाता, और चूंकि अंडर एडिशन है तो वो इंटीजर मल्टीपल ऑफ द जनरेटर एलिमेंट a हो। तो हम एक पर्टिकुलर रैशनल नंबर लेते हैं, हम 1/2 ले लेते हैं, 1/2 q ले लेते हैं। 1/2 q ये एक
रैशनल नंबर है, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसको हम जनरेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। 1/2q जो है कैन बी रिटन एज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ द जनरेटर ए। 1/2q जो है इज इक्वल टू n टाइम्स p/q हो जाएगा, और आप देखें कि q से कैंसिल हो जाएगा, दोनों डिनोमिनेटर में है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू np। अब आप देखें जो n है वो भी इंटीजर है, p जो है वो भी इंटीजर है, दो इंटीजर मल्टीप्लाई करें तो आंसर बटे में नहीं आता। मिसाल के तौर पे आप देखें कि यहाँ पे अगर मैं 2 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, मल्टीप्लाई करूंगा तो एक इंटीजर आंसर आएगा, लेकिन यहाँ जो आंसर आ रहा है वो इंटीजर नहीं है, क्योंकि आंसर इसका क्या है 1/2 का 0.5। तो दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट लें तो वो पॉइंट में आंसर नहीं आता 0.5। तो ये रैशनल नंबर है, इंटीजर भी रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन इस तरह का जो आंसर है 0.5 वो दो इंटीजर का नहीं आ सकता, जो कि रॉन्ग है, विच इज रॉन्ग। बट द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज इंटीजर। दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर इंटीजर आता है, डेसिमल पॉइंट में नहीं आता, तो ये रॉन्ग हो गया। सो द रिजल्ट 1 इज रॉन्ग। तो लिहाजा इसका मतलब ये हुआ, हमने जो सपोज किया था कि रैशनल नंबर्स को हम एक सिंगल जनरेटर की सूरत में लिख सकते हैं, वो हमारी सपोजिशन गलत हो गई, तो लिहाजा वो जो कंट्राडिक्शन आ गई थी, लिहाजा जो हमारी सपोजिशन है वो रॉन्ग है। तो q जो है वो साइक्लिक नहीं है, क्योंकि इसके हर रैशनल नंबर को हम एक जनरेटर की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो hence every rational number cannot be written in form of generator or single element. So group of rational numbers under addition is not a cyclic group. तो ग्रुप ऑफ रैशनल नंबर्स अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन है, साइक्लिक नहीं है। Theorem: let G be a cyclic group of order n which is generated by an element A. Then for each positive divisor D of n there is a unique subgroup of G of order D. इस थ्योरम में ये कहा गया है कि अगर G एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर n है और ये साइक्लिक ग्रुप जनरेट हो रहा है एलिमेंट A से, तो अगर कोई पॉजिटिव डिवाइजर D लें जो कि n को डिवाइड करता हो, तो हमारे पास एक यूनिक सब ग्रुप होगा, उसका ऑर्डर भी D होगा। आइए इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। G जो है साइक्लिक ग्रुप है, इसका ऑर्डर n है और ये जनरेट हो रहा है A से, तो सिंबॉलिकली हम ग्रुप G को इस तरह लिख सकते हैं कि इसका जो जनरेटर है वो A है और जनरेटर का ऑर्डर और ग्रुप का ऑर्डर सेम होता है। दूसरा यहाँ ये है कि एक पॉजिटिव डिवाइजर D है n का, तो सपोज इंटीजर D डिवाइड्स n। जब D जो है वो n को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब है कि n जो है उसको हम D के मल्टीपल की सूरत में लिख सकते हैं, यानी n इज इक्वल टू QD। Q भी कोई इंटीजर है। आइए अब हम एक एलिमेंट लेते हैं, let an element B belongs to G such that B is equal to a raised to power Q। अगर आप दोनों तरफ जो है इसकी पावर भी आप D ले लें और इसकी पावर भी D ले लें, तो आपके पास b रेज पर d इज इक्वल टू, ये जो ब्रैकेट में जो पावर है ये a की पावर से मल्टीप्लाई होगी, तो ये हो जाएगा qd। और आपको पता है कि qd क्या था, n था, तो जो a है a रेज पर n और a रेज पर n आपको पता है कि ये आइडेंटिटी है, तो ये आपके पास e आ गया। तो b रेज पर d जो है वो इज इक्वल टू e आ गया, b रेज पर d इज इक्वल टू e आ गया। इसका मतलब ये जो एलिमेंट b है इसका ऑर्डर d है। तो b के पावर में b की टर्म्स में कुछ एलिमेंट्स जाहिर सी बात है कि लिखे जा सकते हैं और इसकी जो हाईएस्ट पावर d होगी वहां पर ये आइडेंटिटी बन जाएगा। तो हम एक सब ग्रुप ले सकते हैं जो कि जनरेट होगा b से, जबकि b का जो ऑर्डर है वो d है, विच इज द रिक्वायर्ड सब ग्रुप ऑफ g, और इसका ऑर्डर भी d है। अब हमने शो करना है कि ये ग्रुप जो है, जो सब ग्रुप हमने बनाया है G का जिसका ऑर्डर D है, ये एक यूनिक सब ग्रुप है। ये शो करने के लिए कि ये यूनिक है, हम कंट्रेरीली सपोज करते हैं कि ये जो सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D है ये यूनिक नहीं है, बल्कि इस ऑर्डर का एक और सब ग्रुप भी मौजूद है। सपोज कंट्रेरीली दैट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर D इज नॉट यूनिक, तो इट मीन्स के एक और सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा जिसको हम K कह लेते हैं,
then there exists another subgroup K of order D, और जो subgroup K है is generated by an element C which is equal to a raised to power K. Since order of subgroup K is D, so AK which is equal to C, then अगर आप दोनों तरफ पावर आप D ले लें तो यहाँ पे a रेज़ पर KD आ जाएगा आपके पास और इधर CD। अब KD आपको पता है कि KD जो है वो N के इक्वल है, तो ये आपके पास E आ जाएगा CD। तो देखिए कि ये जो KD है ये भी N के इक्वल है और जो आपके पास QD है जो कि पहले हमने निकाला था ये वाला QD, ये भी n के इक्वल है, ये भी n के इक्वल है। अब आप देखें कि ये भी n के इक्वल है, ये भी n के, तो राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगी, तो KD इज इक्वल टू QD आ जाएगा। दोनों तरफ से D को डिवाइड कर दें तो D से कैंसिल हो गया, K इज इक्वल टू Q आ गया। Theorem: If G is a cyclic group of even order, then prove that there is only one subgroup of order 2 in G। इस थ्योरम में ये कहा गया है कि अगर G एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर कोई इवन नंबर है तो हमने ये प्रूफ करना है कि G का एक सब ग्रुप होगा जिसका ऑर्डर 2 होगा। आइए इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि G एक साइक्लिक ग्रुप है और इसका ऑर्डर एक इवन नंबर है। लेट G बी अ साइक्लिक ग्रुप विथ इवन ऑर्डर, और G का जो ऑर्डर है इवन है, मतलब हम एक इवन नंबर को हम 2n की सूरत में लिख सकते हैं, जबकि n जो है इज पॉजिटिव इंटीजर। n जो भी इंटीजर हो 2 उसको इवन बना देगा। प्रीवियस थ्योरम में हमने देखा था बाय द प्रीवियस थ्योरम इफ पॉजिटिव इंटीजर d डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप G, then there will be a subgroup of order D। जो पॉजिटिव इंटीजर D डिवाइड करेगा ग्रुप के ऑर्डर को तो D ऑर्डर का सब ग्रुप लाजमन एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ देखें जो ग्रुप का ऑर्डर है वो 2n है और इसको 2n को यानी इवन ऑर्डर को 2 लाजमन डिवाइड करेगा। सिंस 2 डिवाइड्स 2n जो है वो ग्रुप का ऑर्डर है और 2 जो है ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, तो लिहाजा एक सब ग्रुप 2 ऑर्डर का लाजमन एग्जिस्ट करेगा। सो देयर मस्ट एग्जिस्ट अ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2, हेंस द प्रूफ।